विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। तो संपूर्ण प्रदेशवासियों को और देशवासियों को दो बधाइयां। पहली, 22 जनवरी 2024 रामलला अपने जन्म स्थान पर क्या हो गए, विराजमान हो गए। और दूसरी बधाई आज की 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती। ठीक है, तो सभी प्रदेशवासियों को और सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। उत्तराखंड कर रहे थे हम लोग, उत्तराखंड में आज हमने करना शासन प्रशासन। ठीक है, तो भाई जैसे देश में अन्य राज्य हैं उनकी तरह हमारे उत्तराखंड का भी शासन प्रशासन क्या होता है, संविधान के अध्याय 6 क्या याद करना है आपने, अध्याय 6 याद करना है, यानी भाग 6, भाग 6 पार्ट 6, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने पार्ट हैं, 22 पार्ट हैं। ठीक है, पहला पार्ट क्या बोलता है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। दूसरा पार्ट क्या कहता है, नागरिकता। तीसरा पार्ट कहता है मूल अधिकार। चौथा पार्ट कहता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 4A कहता है मूल कर्तव्य। 5 कहता है संघ और 6 कहता है राज्य। क्या कहता है, तो हमारे उत्तराखंड का भी शासन प्रशासन क्या होता है, संविधान के भाग 6 कहां से कहां तक आर्टिकल पढ़ने पड़ते हैं इसमें, आर्टिकल 152 से लेकर 237, आर्टिकल 152 से 237 के अनुरूप संचालित होता है। ठीक है, क्योंकि जो हम संघ पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम कहां से, 52 से लेके 151 तक। तो जो राज्य पढ़ते हैं हम वो कहां से पढ़ते हैं, 152 से 237, 152 से 237। तो 152 में डेफिनेशन दे रखी है, किसकी, राज्य की डेफिनेशन दे रखी है। ठीक है, अब संविधान के अनुरूप राज्य में शासन प्रशासन की संसदात्मक प्रणाली लागू है। हमारे राज्य में भी क्या है, संसदात्मक प्रणाली लागू है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे केंद्र में संसद होती है वैसे राज्य में क्या होता है, विधानमंडल होता है। क्या होता है, विधानमंडल। जब भी आपसे पूछेगा संसद मतलब पार्लियामेंट इज इक्वल टू, तो आपने कोई बिल्डिंग नहीं दिखानी है, आपने बोलना पार्लियामेंट इज इक्वल टू नंबर 1 प्रेसिडेंट, नंबर 1 राष्ट्रपति, नंबर 2 लोकसभा। क्या बोलना है, लोकसभा। लोकसभा को बोलते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल नेम है वो है हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है, हाउस ऑफ द पीपल। और नंबर 3 पे बोलना है आपने काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी राज्यसभा। क्या बोलना है, राज्यसभा। लोकसभा जो होता है निम्न सदन होता है, केंद्र में लोकसभा क्या है, निम्न सदन होता है। लेकिन ज्यादा पावर्स जो होती है वो किसके पास होती है, लोअर हाउस या निम्न सदन के पास होती है। ऐसे ही राज्य में क्या होता है, विधानमंडल, जिसको कि हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेजिस्लेचर। क्या बोलते हैं, जब भी आपसे पूछेगा लेजिस्लेचर इज इक्वल टू, तो आपने बोलना है नंबर 1 गवर्नर, नंबर 1 राज्यपाल, गवर्नर मतलब राज्यपाल। नंबर 2 विधानसभा, विधानसभा मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। और नंबर 3 लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद, जिन राज्यों में है। जिन राज्यों में नहीं है वहां पर सिर्फ 2 चीजों से मिलकर बनेगा। ठीक है, वहां पे राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर लेजिस्लेचर बनेगा। लेकिन जिन राज्यों में विधान परिषदें मौजूद है वहां पर क्या बनेगा, नंबर 1 राज्यपाल, नंबर 2 विधानसभा, नंबर 3 विधान परिषद। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको, विधान परिषद को क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसीलिए उसके जो सदस्य होते हैं उनको एमएलए कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो जिन राज्यों में आपके क्या है, विधान परिषद है, उसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो इसलिए उसके सदस्य को बोलते हैं एमएलसी। क्या बोलते हैं, एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इतना समझ में आ गया, ठीक है भाई। तो संसदात्मक प्रणाली है हमारे राज्य में भी, है ना। और संसदात्मक प्रणाली है, इसके 3 प्रमुख अंग हैं। नंबर 1 कार्यपालिका, नंबर 1 कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव को बोलते हैं। कार्यपालिका, जब भी आपसे पूछेगा कि कार्यपालिका में क्या क्या आता है, तो आपने बोला नंबर 1 राज्यपाल, नंबर 1 राज्यपाल, नंबर 2 मंत्री परिषद, नंबर 2 मंत्री परिषद, नंबर 3 सचिवालय, नंबर 3 सेक्रेटरीट जिसको बोलते हैं, नंबर 4 विभाग तथा महाधिवक्ता। ठीक है, विभाग और उसके बाद महाधिवक्ता। महाधिवक्ता बोलते हैं किसको, किसको बोलते हैं महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। किसको बोलते हैं, महाधिवक्ता
एडवोकेट जनरल। जैसे केंद्र में महान्यायवादी होता है वैसे ही राज्य में कौन होता है, महाधिवक्ता होता है। अब अगला प्रश्न आपको पता है मैं पूछूंगा, क्या पूछूंगा, महान्यायवादी का आर्टिकल और महाधिवक्ता का आर्टिकल। तो महान्यायवादी होता है केंद्र में, उसका आर्टिकल होता है 76। क्या होता है 76, चेक करो 76 होता है। भारत का महान्यायवादी जो होता है उसका क्या होता है 76 होता है। और जो महाधिवक्ता होता है राज्य में उसका आर्टिकल होता है क्या 165। राज्य का महाधिवक्ता किस आर्टिकल में होता है 165 में। ठीक है, तो मैंने बोल दिया आपको कि भाई जो हमारे कार्यपालिका है, मतलब जो 3 अंग है हमारी संसदात्मक शासन प्रणाली के 3 अंग हैं। सबसे पहले कौन है कार्यपालिका, तो कार्यपालिका में सबसे पहले कौन आ गया, राज्यपाल आ गया। कौन आ गया, राज्यपाल आ गया। और राज्यपाल का आर्टिकल क्या होता है बताइए। अरे भाई आर्टिकल्स याद कर लीजिए सबसे पहले, तभी होगा काम। तो राज्यों के राज्यपाल, आर्टिकल 153 पढ़ना है आपने। क्या पढ़ना है 153, है ना। क्या लिखा हुआ 153 में, अगर आप बैरक पढ़ते हैं तो बैरक में क्या लिखा हुआ 153 में, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य के लिए। लेकिन साथ में यह भी बोल दिया कि इस आर्टिकल की कोई भी बात एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगी। इसका मतलब यह हुआ कि एक राज्य मतलब दो राज्यों का एक ही राज्यपाल, एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, जैसे कभी कभी क्या होता है पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ तीनों के क्या होते हैं एक ही होते हैं। मतलब पंजाब हरियाणा का राज्यपाल कभी कभी क्या होता है एक ही होता है और वो चंडीगढ़ को भी देखता है ना। तो मैंने कहा एग्जीक्यूटिव में सबसे पहले क्या आ गया राज्यपाल। नंबर 2 आ गई मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मंत्रिपरिषद मतलब भाई मंत्रिपरिषद में 3 तरह के मंत्री होते हैं। कितने तरह के, 3 तरह के मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद का आकार बड़ा होता है। मंत्रिपरिषद में 3 तरह के मंत्री कौन कौन होते हैं, एक होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। कौन होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर। नंबर 2 होते हैं राज्य मंत्री और तीसरे होते हैं उपमंत्री। अगर मैं केंद्र की बात कर रहा हूं, केंद्र की मंत्रिपरिषद की बात कर रहा हूं, तो वहां पर 3 तरह के मंत्री होते हैं। एक होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, नंबर 2 होते हैं राज्य मंत्री, नंबर 3 होते हैं उपमंत्री। केंद्र की बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो क्या होता है कि इसमें जो मैंने बताया कैबिनेट मिनिस्टर, जिनके पास मंत्रालय होते हैं, उन मंत्रियों को मिलकर बनता है क्या कैबिनेट मिनिस्टर। इसी को हम हिंदी में मंत्रिमंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखना कई लोग क्या करते हैं मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद एक ही समझते हैं, अलग अलग होता है। मंत्रिमंडल मतलब कैबिनेट मिनिस्टर से मिलकर जो बना है, संख्या कम होती है इनकी, आकार छोटा होता है लेकिन पावर्स ज्यादा होती है। ठीक है, और दूसरे तरह के मंत्री होते हैं राज्य मंत्री और तीसरे तरह के मंत्री होते हैं उपमंत्री। ये केंद्र का बता रहा हूं मैं, ठीक है। फिर राज्य का सिस्टम अलग है। चलो जी, तो मैंने कहा कार्यपालिका में राज्यपाल आता है, मंत्रिपरिषद आती है, सचिवालय सेक्रेटरीट आता है, विभाग आते हैं और महाधिवक्ता आता है। महाधिवक्ता का आर्टिकल मैंने आपको बता दिया, आर्टिकल 165। किसके साथ पढ़ना है, महाधिवक्ता को किसके साथ पढ़ना है, महान्यायवादी के साथ पढ़ना है। महान्यायवादी का आर्टिकल क्या है 76 है। महाधिवक्ता का आर्टिकल क्या है 165 है, 165 है। ठीक है, जैसे देश का प्रथम विधिक अधिकारी कौन होता है, महान्यायवादी होता है, वैसे राज्य का प्रथम विधिक अधिकारी कौन होता है, महाधिवक्ता होता है। इतना समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन आपको पता ही है, तो हाथ बांध के नहीं बैठना था। आपसे अगला क्वेश्चन मैंने यही पूछना था कि इस समय राज्य के महाधिवक्ता कौन है और देश के महान्यायवादी कौन है। 2 आंसर बताइए मुझे जल्दी से कि भारत के महान्यायवादी कौन है और भारत के उत्तराखंड राज्य के महाधिवक्ता कौन है। अच्छा, दूसरा जो होता है भाई अंग, वो होता है विधानमंडल। आपको पता ही है हमारे राज्य में क्या है, विधानमंडल यानी लेजिस्लेचर 2 चीजों से मिलकर बना होता है, एक राज्यपाल और दूसरा विधानसभा। क्योंकि हमारे यहाँ विधान परिषद नहीं है, इसलिए सिर्फ 2 से मिलकर बना होता है। एक नंबर 1 पे राज्यपाल, नंबर 2 पे विधानसभा। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में हम पढ़ेंगे तो वहां पर विधानमंडल यानी लेजिस्लेचर इज इक्वल टू क्या, नंबर 1 राज्यपाल, नंबर 2 विधानसभा, नंबर 3 विधान परिषद। भाई उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, वहां विधान परिषद है, तो वहां 3 चीजों से मिलकर बना होता है। हमारे राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो विधानमंडल इज इक्वल टू राज्यपाल प्लस विधानसभा।
ठीक है। और तीसरा जो अंग है संसदात्मक शासन प्रणाली जो राज्य की है, वो है उच्च न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालय, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, है ना, समझ में आ रहा है। अब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का कहां पढ़ते हो आप, बताओ, भाग 6 में ही पढ़ते हो। भाग 6 के किस चैप्टर में पढ़ते हो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स? चैप्टर 6 में पढ़ते हो। किस में पढ़ते हो? हाँ, चैप्टर 6 में पढ़ते हो, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होंगे, 214 आर्टिकल कहता है। ध्यान रखना, जब भी कभी आपसे सुप्रीम कोर्ट पूछेगा 124, क्या 124, और जब भी हाई कोर्ट पूछेगा 214, बस कुछ नहीं करना, उलट देना है आपने। सुप्रीम कोर्ट 124, हाई कोर्ट 214, याद रहेगा, ठीक। तो अब इसके बाद हम चलते हैं कार्यपालिका पे, उत्तराखंड की कार्यपालिका। आपको पता है कि संविधान के आर्टिकल 153 में क्या क्या रखा भाई, राज्यों के लिए राज्यपालों की व्यवस्था की गई है, ठीक है। यानी कहा गया है आर्टिकल 153 में प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा, एक राज्यपाल होगा, परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनने से निवारित नहीं करेगी। क्या नहीं करेगी? निवारित नहीं करेगी, या मना नहीं करेगी। ना एक ही आदमी 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ठीक है। ठीक है भाई, राज्यपाल शब्द राज्य सरकार का बोध कराता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति इसमें निहित होती है। एग्जीक्यूटिव हेड जो होता है स्टेट का, वो कौन होता है? अरे भाई, राज्यपाल होता है ना। संघ का जो एग्जीक्यूटिव हेड होगा, यानी संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी, जबकि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यों में निहित, राज्यपाल में निहित होगी। इतना समझ में आ गया। कार्यपालिका मैंने बता दिया आपको, कार्यपालिका बराबर नंबर 1 राज्यपाल, नंबर 2 मंत्री परिषद, नंबर 3 सचिवालय, 4 विभाग, 5 महाधिवक्ता, इनको मिलाकर बोलते हैं हम क्या, कार्यपालिका, ठीक है। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है। लेकिन राज्यपाल इसका प्रयोग क्या करता है? अपने अधीनस्थों के माध्यम से करता है अपने। अब ये अधीनस्थ शब्द आ गया यहां पर। अधीनस्थ का मतलब क्या हो गया? यानी जो राज्य की मंत्री परिषद होगी और मंत्रिमंडल मंत्री परिषद होगी, उसकी सलाह पर करेगा कार्य। किस पर करेगा? उसकी सलाह पर कार्य करेगा। तो ये जो अधीनस्थ शब्द है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे की अधीनस्थ मतलब क्या होता होगा। तो अधीनस्थ मतलब बिना मंत्री परिषद की सलाह के राज्यपाल भी कुछ नहीं कर सकता, सिवाय अपने वैवेकीय जो उसको अधिकार दिए हैं संविधान ने, उनको छोड़कर, ठीक है। और राज्यपाल की जो वैवेकीय शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति की वैवेकीय शक्तियों से क्या होती है? ज्यादा होती है, हमेशा क्या होती है? ज्यादा होती है। तो समझ में आ गया। राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलपति और राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो ध्यान रखना, राज्य के जितने भी विश्वविद्यालय हैं वो कौन, उसके हेड जो होते हैं, उसके जो चांसलर माने जाते हैं, वो कौन माने जाते हैं? राज्यपाल माने जाते हैं। लेकिन अब जैसे पहले हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय था, अब वो केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया। अब कौन होंगे उनके हेड? अब तो केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया। तो अब केंद्रीय विश्वविद्यालयों का हेड कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति मत लिख देना, उपराष्ट्रपति होता है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों का जो चांसलर होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। इतना समझ में आ गया। और उपराष्ट्रपति पद के लिए, हाँ जी, वेतन कितना होता है उपराष्ट्रपति का? एक बार क्वेश्चन बना, यूपीएससी ने बनाया, उपराष्ट्रपति पद के लिए कितना वेतन दिया जाता है किसी व्यक्ति को? आंसर 0। आंसर, अब आप बोलोगे यार हमने तो कुछ और पढ़ा। बिल्कुल सही पढ़ा आपने, क्योंकि वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसलिए उसको वेतन दिया जाता है। एज ए उपराष्ट्रपति उसका वेतन 0 है, पर क्योंकि वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसलिए उसको वेतन दिया जाता है। दूसरा हाईएस्ट जो सैलरी है वो उपराष्ट्रपति की होती है। सबसे ऊंचा वेतन किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। कितना होता है? 5 लाख रुपए। क्या करते होंगे भाई, है? तो राष्ट्रपति की तैयारी करो, और उसके लिए 35 साल का होना पड़ेगा। भारत के नागरिक आप हैं ही,
5 लाख रुपए, 12 पंजे 60 लाख रुपए का पैकेज, राष्ट्रपति भवन अलग, और एक गार्डन है वहां बाहर। मैंने कहा था मुगल गार्डन का नाम चेंज हो गया है, क्या हो गया है? 50 बार पूछ लिया है, जल्दी दो आंसर। मुगल गार्डन का नाम क्या हो गया है? और अंगरक्षक मिलेंगे, अमृत उद्यान हो गया है ना, अंगरक्षक मिलेंगे, है ना। प्रणब मुखर्जी ने एक बार अपनी, जब छोटे थे, अपनी बड़ी दीदी से कहा कि काश में, मतलब परेड देखी होगी ना, काश में राष्ट्रपति का घोड़ा होता है। बहन ने कहा भाई घोड़ा क्यों बन रहा, राष्ट्रपति बन। तो कभी कभी क्या होता है, जिह्वा पर सरस्वती विराजमान हो जाती है, एक दिन वो भारत के राष्ट्रपति बने, प्रणब मुखर्जी, प्रणब दा। तब उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि जब मैं छोटा था तब मैंने अपनी दीदी से ऐसा कहा था। तो क्या करो, आप भी बोला करो बीच बीच में, राष्ट्रपति बनना है देश का। क्या बनना है, क्या पता किसी समय, है ना, देश का प्रथम नागरिक बनना है, उससे नीचे नहीं। ठीक है, फिलहाल तैयारी करो। चलो, तो भाई राज्यपाल समझ में आ गया आपको। राज्यपाल की मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे कि महान्यायवादी कौन है और महाधिवक्ता कौन है उत्तराखंड के। जल्दी दिया करो आंसर। आर वेंकट रमणी, आर वेंकट रमणी, ठीक है। और जो महाधिवक्ता है इसमें उत्तराखंड के, वो कौन है? एम.एन. बाबुलकर। पूरा नाम बताइए इनका। तो एम क्यों बोल रहे हो भाई, एस.एन. बाबुलकर बोलो ना। सूर्य नारायण बाबुलकर, सूर्य नारायण बाबुलकर जी, बिल्कुल सही। देख लेना चेंज भी हो जाते हैं बीच में, है ना। ठीक है भाई, तो राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आंसर राष्ट्रपति करता है। कितने वर्ष के लिए करता है? 5 वर्ष के लिए करता है। क्या 5 वर्ष के बाद भी राज्यपाल रह सकता है अपने पद पर? हाँ, रह सकता है, डेली वेजेस पे रह सकता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि राज्यपाल के 5 वर्ष पूरे हो गए, दूसरे राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हुई, तो पहले राज्यपाल ने क्या किया, डेली, मतलब फिर पर डे के हिसाब से क्या होता है। और ऐसा देखा गया कि 1-1, 1.5 साल एक्स्ट्रा रहे राज्यपाल। क्या रहे? ऐसा भारतीय क्या संसदीय इतिहास में देखा गया है, या राज्यों के जो क्या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखा गया कि राज्यपाल का कार्यकाल भले ही 5 साल का होता है, लेकिन उससे ज्यादा भी वो डेली वेजेस पे रह सकते हैं। ठीक है, चलो जी। उसके बाद मैंने कहा आपको कि राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। एक लिस्ट बना दीजिए, दरअसल जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे होंगे, जो जो लोग राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए कि ये लोग राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, प्लेजर, है ना, प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति जब चाहे उसे पद से हटा सकता है। राष्ट्रपति जब चाहे पद से हटा सकता है। ठीक है जी। अब मंत्रिपरिषद पे आते हैं भाई। तो संविधान का आर्टिकल 164 में, किसमें? 164 में बताया गया है कि राज्यपाल सबसे पहले किसकी? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। किसकी? और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। किसकी नियुक्ति करेगा? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, है ना। मतलब बता रखा 164 के 1 में कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा, तथा मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। अब यहां पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। क्या करते हैं? हाँ, मिनिस्टर्स शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। इसको इंग्लिश में बोला जाता है प्लेजर ऑफ द, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। इतना समझ में आ गया? ठीक है, अच्छा जी। नियुक्ति के बाद अनुसूची 3 के अनुसार पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है कौन? राज्यपाल दिलाता है। मंत्रीगण राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। ठीक है, मंत्रीगण राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। अब आपने ध्यान रखना है भाई, अनुसूचियां 12 अनुसूचियां हैं हमारी, उसमें तीसरी अनुसूची में ओथ एंड अफर्मेशन है। क्या है? तो जब आप तीसरी अनुसूची याद करते हैं तो उसमें आपने देखना है किस किस की ओथ है, किस किस की ओथ है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किस किस की ओथ है। साथ में ये भी याद करना किसकी ओथ नहीं है। किसकी? अब राष्ट्रपति की नहीं है भाई,
राष्ट्रपति की ओथ कहां पर है बताओ? आर्टिकल 60 में है भाई। राष्ट्रपति की ओथ कहां पढ़ते हैं आप? आर्टिकल 60 में पढ़ते हैं। और राष्ट्रपति जो शपथ लेता है वो थोड़ा अलग किस्म की होती है राष्ट्रपति की, क्योंकि वो संविधान के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। किसकी? संविधान के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण, है ना? हाँ जी, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड, ये 3 शब्द याद करने हैं आपने, ठीक है? ऐसे भाई उपराष्ट्रपति की शपथ भी नहीं होती है यहां पर। उपराष्ट्रपति की शपथ कहां होती है? 69 में होती है ना? कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा, ठीक है? तो मैंने कहा अनुसूची 3 में क्या है? शपथ और प्रतिज्ञा के प्रारूप हैं। क्या है? कौन कैसी शपथ लेगा उसके बारे में बता रखा है। एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, इसका पूछा होगा भाई, एक क्वेश्चन पूछा कि इनकी शपथ किसके बराबर होती है? किसकी शपथ बताओ भाई? अगर आपने अनुसूची 3 पढ़ी है तो वहां से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि किसकी शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरह होती है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो शपथ होती है वो एक जैसी होती है। या आप बोल सकते हो कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की शपथ क्या होती है? एक जैसी होती है। समझ में आया? याद रहेगा? कैग, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल याद है? तुरंत आना चाहिए दिमाग में, तब समझना कि हमने पढ़ा है। आर्टिकल 148 से 151 के बीच में कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। एक बच्चे को आ रहा है यहां पर खाली आंसर, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? ठंड बहुत है, कोहरा लगा हुआ है, आवाज। चलो भाई, उसके बाद राज्य जो मंत्री परिषद अपने प्रशासनिक, विधायनी और वित्तीय कार्य करती है, यह मंत्री परिषद ही राज्य में वास्तविक कार्यपालिका का कार्य करती है। मंत्री परिषद ही विधानमंडल की पथ प्रदर्शक और शासन की धुरी होती है ना? यह एक विचारशील और नीति निर्णायक निकाय है। यह वह कड़ी है जो शासन के कार्यपालिका अंग को व्यवस्थापिका से जोड़ती है। पढ़ने में बेहद आपको ऐसा लगता होगा क्या पढ़ रहे हैं हम, लेकिन भाई मेंस में इन्हीं शब्दों से आपका क्या होना है? जब आप बड़ी परीक्षाएं दोगे, पीसीएस जैसी परीक्षाएं दोगे, जब आप ये शब्द लिखोगे कि यह वह कड़ी है जो शासन के कार्यपालिका अंग को व्यवस्थापिका से जोड़ती है, यह एक विचारशील और नीति निर्णायक निकाय है, इन्हीं पर आपका सिलेक्शन होना है। अभी प्री और वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन क्या करना है आपने? भाषा पकड़नी है। यहां से क्या करनी है? जिसने भाषा को पकड़ लिया समझ लो उसका मेंस क्लियर हो गया, और जिसने खाली तुक्के मारे और क्या बोलते हैं ऑप्शन की बैसाखियों के सहारे चला तो वो वनडे निकाल सकता है, मेंस नहीं निकाल सकता कभी भी, ठीक है? तो भाषा पर पकड़, यानी बिना देखे लिखना आना चाहिए आपको। चलो जी, फिर मुख्यमंत्री, भाई राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है ना? राज्य शासन का कप्तान समझ लो एक तरह से, क्या समझ लो? और मंत्रिमंडल में उसकी विशिष्ट स्थिति होती है। जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री की स्थिति होती है मंत्रिमंडल में, वैसे ही राज्य में मुख्यमंत्री की स्थिति होती है राज्य के मंत्रिमंडल में, ठीक है? उसके कार्यों एवं दायित्वों की दृष्टि से उसे प्रधानमंत्री के लघु रूप भी कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री का जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री, वैसे राज्यों में मुख्यमंत्री। क्लियर हो गया? उसके बाद आता है सचिवालय। क्या आता है? राज्य की जो वास्तविक कार्यपालिका, मंत्री परिषद मतलब कार्यपालिका के सदस्य जनप्रतिनिधि होते हैं। राज्य के वास्तविक कार्यपालिका के सदस्य कौन होते हैं? जनप्रतिनिधि होते हैं। अतः वह प्रशासन के गूढ़ताओं से अवगत हो यह आवश्यक नहीं होता, क्योंकि ये लोकतंत्र में क्या है कि लोकतंत्र में एक अशिक्षित व्यक्ति भी तो बन सकता है। एमएलए बन गया कोई अशिक्षित व्यक्ति आपका, क्या वो प्रशासन की गूढ़ताओं से अवगत होगा? क्या वो अवगत होगा कि सरकारी पत्र में क्या लिखा हुआ है, अर्ध सरकारी पत्र में क्या लिखा हुआ है?
अगर सरकारी पत्र में ऐसा लिखा हुआ है या अर्ध सरकारी कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है कि मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है ना, तो पहले तो यही समझ में नहीं आएगा कि ऐसे क्यों लिखा हुआ कि मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है। निर्देश हुआ है इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वो राज्यपाल की तरफ से लिखा गया माना जाता है, चाहे भले उसको अधिकारी लिख रहे हो, या तो राष्ट्रपति की ओर से या राज्यपाल की ओर से लिखा गया माना जाता है। समझ में आ रहा है? तो वे प्रशासन की गूढ़ताओं से अवगत हो यह आवश्यक नहीं होता है, इसलिए आवश्यक प्रशासनिक सहायता और परामर्श के लिए मुख्य सचिवों के नेतृत्व में एक विशुद्ध प्रशासनिक निकाय का गठन किया जाता है। क्या किया जाता है? एक विशुद्ध प्रशासनिक निकाय का गठन किया जाता है। तो भाई इसीलिए तो बोला था ब्यूरोक्रेट्स, जो मुख्य सचिव होगा वो सीनियर आईएएस होगा। क्या होगा? उनकी उम्र काफी होगी, काफी अनुभव होगा उनके पास, है ना, 20 साल 15 साल 25 साल का अनुभव होगा उनके पास, तब जाके वो क्या बनेंगे? मुख्य सचिव बनेंगे। तो उनके फिर अंडर में क्या नीचे 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 यानी चतुर्थ वर्ण तक के जो कर्मचारी होंगे वो सभी, है ना, जैसे आरओ दे रहे हो आप, दिया है आपने, तो क्या बनोगे आप? समीक्षा अधिकारी बनोगे। समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी बनोगे तो प्रमोट होगे तब समीक्षा अधिकारी बनोगे। समीक्षा अधिकारी से प्रमोट होगे तब क्या बनोगे आप? सेक्शन ऑफिसर बनोगे। सेक्शन ऑफिसर से प्रमोट होंगे तब क्या बनोगे आप? अनुसचिव बनोगे। धीरे 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 करके तब क्या भाई, अगर इस पेपर से निकल जाओगे, मुझे नहीं मतलब मुख्य सचिव तो नहीं बन पाओगे कभी, है ना, सह सचिव अनुसचिव ये तो बन जाओगे, पर मुख्य सचिव बनने के लिए आपको क्या बनना पड़ेगा? क्या क्रैक करना पड़ेगा? आईएएस क्रैक करना पड़ेगा। क्या क्रैक करना पड़ेगा? तो राज्य के वास्तविक कार्यपालिका भाई के सदस्य जनप्रतिनिधि होते हैं। जनप्रतिनिधि मतलब जिन्हें आप चुनते हो, है ना, रिप्रेजेंटेटिव। वे प्रशासन की गूढ़ताओं से अवगत हो आवश्यक नहीं होता है, इसलिए आवश्यक प्रशासनिक सहायता एवं परामर्श के लिए मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक विशुद्ध प्रशासनिक निकाय का गठन किया जाता है, जिसे राज्य सचिवालय कहते हैं। क्या कहते हैं? और सबसे बढ़िया जॉब क्या, वैसे तो इस सचिवालय को कहां होना चाहिए था? गैरसैंण। कहां होना चाहिए था? आपकी विधानसभा को भी गैरसैंण, मतलब ढंग बिल्डिंग बनाने से नहीं होगा, पूरा राजधानी जिसे बोलते हैं। पर चलो, जिस दिन नियुक्ति होगी उस दिन भी देहरादून में होगी, जिस दिन रिटायर होंगे उस दिन भी, और हम ऐसा होने नहीं देंगे। एक ना एक दिन हम उसको गैरसैंण क्या करेंगे? पहुंचाएंगे। ठीक है? राज्य के नागरिकों का परम कर्तव्य है कि जहां राजधानी होनी चाहिए वहीं पर होनी चाहिए। चलो, तो भाई सचिवालय के प्रशासनिक अध्यक्ष को क्या मुख्य सचिव होता है। क्या होता है? पहले बता दूं, सचिवालय के प्रशासनिक अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होते हैं? मुख्य सचिव होते हैं। इस समय कौन है मुख्य सचिव आपके? अगला क्वेश्चन आपको उत्तराखंड के। और प्रत्येक विभाग के सचिव को शासन सचिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाई सचिवालय के अंदर भी विभाग होंगे आपके, कार्मिक विभाग होगा, गृह विभाग होगा, वित्त विभाग होगा। उनके जो हेड होंगे वो कौन होंगे? मुख्य सचिव होंगे, सॉरी शासन सचिव होंगे। और ये सब लोग कौन होंगे? आईएएस के वरिष्ठ एवं अनुभवी सदस्य होंगे। कौन होंगे? तो पूरी ब्यूरोक्रेसी जो बैठती है वो कहां बैठती है भाई? सचिवालय में बैठती है। सचिवालय राज्य प्रशासन के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करता है। सचिवालय राज्य प्रशासन के, अब 3 शब्द को याद कर लीजिए, ध्यान रखिए, इनका मतलब भी समझिए। पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करता है। सरकारी नीति रचना हेतु आवश्यक सामग्री एकत्रित करना और उसका विश्लेषण कर मंत्री परिषद के सम्मुख प्रस्तुत करना सचिवालय का क्या है? कर्तव्य है। सचिवालय का, आप विधानसभा के सत्र सुनते होंगे। विधानसभा के सत्र में मंत्रियों के पास कुछ कागज वागज होते हैं, बोलते हैं, वो डेटा वेटा बताते हैं आपको। अंदर तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके उत्तर कौन लिखेगा? मंत्री जी थोड़े लिखेंगे। कौन लिखेगा? सचिवालय कर्मी लिखेंगे। कौन लिखेंगे? डेटा कौन उपलब्ध कराएगा? सचिवालय उपलब्ध कराएगा। तो मैंने कहा सचिवालय राज्य प्रशासन के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करता है। सरकारी नीति यानी गवर्नमेंट पॉलिसी जब बनती है, सरकारी नीति रचना हेतु आवश्यक सामग्री एकत्रित करना और उसका विश्लेषण करके मंत्री परिषद के सम्मुख प्रस्तुत करना सचिवालय का कर्तव्य है। किसका कर्तव्य है? माना सरकार ने नीति बनाई अपनी कि जितने भी कुशल खिलाड़ी हैं उनको 4% का रिजर्वेशन देना है,
तो भाई उसके लिए पहले डेटा देना पड़ता है ना, क्या देना पड़ता है? ऐसे ही थोड़ा विधानसभा में गए हाँ जी दे दो, पूरा क्या होता है, लिखत पढ़त होती है, सचिवालय के जो कर्मी होते हैं वो पूरा क्या करते हैं, उसके बाद फिर उस पर बहस होती है, तब जाके एक निर्णय लिया, कैबिनेट निर्णय लेती है, कैबिनेट निर्णय लेती है, फिर उसको क्या कराती है, पास कराती है विधानसभा में। समझ में आया? राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव का पद, प्रशासनिक पद सोपान में, सोपान बोलते हैं सीढ़ी को, पद सोपान मतलब अगर सीढ़ी में देखा जाए प्रशासनिक पद सोपान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। राज्य में जो स्थान और कार्य मुख्य सचिव का है, केंद्र में वही स्थान और कार्य कैबिनेट सचिव का होता है। वहां पर हम क्या बोलते हैं, कैबिनेट सचिव बोलते हैं हम, ठीक है। मुख्य सचिव राज्य प्रशासन की धुरी है, मुख्य सचिव राज्य प्रशासन की धुरी है। अब उसके बाद होता है भाई कार्यकारी विभाग, निदेशालय, डायरेक्टरेट्स जिन्हें कहा जाता है, कार्यकारी विभाग। तो राज्य प्रशासन में मंत्री परिषद, राज्य प्रशासन में मंत्री परिषद, सचिवालय के बाद तीसरा अवयव कार्यकारी विभाग यानी निदेशालय का होता है। भाई मंत्री परिषद क्या हो गई, राजनीतिक प्रमुख हो गई। मंत्री परिषद क्या हो गई, राजनीतिक प्रमुख हो गई। सचिवालय क्या हो गया, प्रशासनिक प्रमुखों का हो गया। किसका हो गया, प्रशासनिक प्रमुख हो। मतलब पूरी राजनीति में, सरकार में जब इलेक्शन होते हैं तो जितने भी एमएलए जीत के आए, जिनसे सरकार बनी, तो मंत्री परिषद में कौन है, सरकार के लोग हैं, तो वो राजनीतिक प्रमुख हैं। जो प्रमुख लोग हैं वही तो है मंत्री परिषद में। मंत्रिमंडल में और प्रमुख लोग हैं जिनको मंत्रालय सौंप रखे। समझ में आ रहा है? ऐसे मैंने कहा सचिवालय में कौन होता है, प्रशासनिक प्रमुख। प्रशासनिक प्रमुख मतलब भाई सीनियर आईएएस जो है वो मुख्य सचिव हैं, और जो शासन सचिव हैं वो भी आईएएस हैं, सीनियर ही हैं, वो भी काफी साल का अनुभव होता है उनके पास। बाकी जो नीचे के कर्मचारी होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोक सेवा आयोग का पेपर आप क्रैक करने के बाद, प्री मेन देने के बाद, तब आप, और टाइपिंग वाइपिंग कंप्यूटर का पेपर देने के बाद तब आप जाते हो प्रमोट होके, क्या अनुसचिव भी बनते हो, सेक्शन ऑफिसर भी बनते हो। समझ रहे हो? तो ये सब लोग, मैंने कहा ये क्या हो गए, प्रशासनिक प्रमुखों का हो गया सचिवालय। तीसरा नंबर जो आता है वो कार्यकारी विभाग यानी निदेशालय का आता है। किसका, जिसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब देखो ये तो अभी पढ़ ही रहे हो आप, ये तो तब जब आप अंदर जाओगे तभी आपकी समझ में आएगा पूरा कि डायरेक्टरेट क्या होता है, सचिवालय की शक्तियां क्या होती हैं, है ना। लेकिन फिलहाल तो भाई पेपर निकालने के लिए क्या समझ लो उसको। तो डायरेक्टरेट होता है भाई, ऊपर के दोनों अवयवों का संबंध नीति निर्माण से है। ऊपर के दोनों अवयव मतलब जो आपका मंत्री परिषद और सचिवालय है वो नीति निर्माण करती है। क्या करती है, पॉलिसी मेकिंग, क्या नीति का निर्माण करना। जबकि कार्यकारी विभाग क्या करता है, निदेशालय जिसको हम बोल रहे हैं, डायरेक्टरेट बोल रहे हैं, वो क्रियान्वयन के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार संस्था है। किसके लिए, क्रियान्वयन, इंप्लीमेंट कौन करेगा, डायरेक्टरेट करेगा। नीति तो बन गई है ना, शिक्षा पर माना कोई नीति बनी। अब भाई जो शिक्षा निदेशालय होगा, शिक्षा निदेशालय में भी शिक्षा निदेशक होंगे, उनके नीचे फिर कई अधिकारी होंगे, फिर नीचे के कई विभाग होंगे, उनके माध्यम से क्या होगा, उस नीति को, शिक्षा नीति को क्या करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। किसका काम है, डायरेक्टरेट का काम। किसका काम, हाँ जी। एक शासन सचिव के अंदर कई विभाग होते हैं, जैसे गृह सचिव के अंतर्गत पुलिस होती है, जेल होता है, आंतरिक सुरक्षा होती है। एक शासन सचिव जो होता है उसके अंदर कई विभाग होते हैं, जैसे गृह सचिव, गृह सचिव के अंतर्गत क्या क्या होगा, पुलिस होगी, क्या होगी भाई, सचिवालय में जाओगे ना, माना आपको गृह विभाग मिल गया, माना आप सहायक समीक्षा अधिकारी गृह विभाग में बने, तो आपके पास जो कार्य आएंगे वो पुलिस से संबंधित आएंगे, आपके पास जो काम आएंगे वो जेल से संबंधित आएंगे, आंतरिक सुरक्षा से संबंधित आएंगे, है ना। तो आपके जो हेड होंगे वहां पर, आपके विभाग के जो हेड होंगे वो क्या होंगे, गृह सचिव होंगे। समझ में आ रहा है? और उनके भी जो हेड होंगे वो कौन होंगे, मुख्य सचिव। कौन होंगे, मुख्य सचिव के अंतर्गत सारे शासन सचिव होंगे। क्या होंगे, उस ट्री को समझने की कोशिश करो, तब पढ़ने में मजा आएगा। विभिन्न विभागों की कार्यात्मक इकाई नीचे तक फैली होती है और सबके अपने विभाजन स्तर होते हैं। सामान्य एवं राजस्व प्रशासन में विभागाध्यक्ष के बाद मंडलायुक्त होता है। कौन होता है, मंडलायुक्त। भाई कितने मंडल है उत्तराखंड में, 2 मंडल है। कितने, कौन कौन से, गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल।
जो अपने मंडल के शांति व्यवस्था, राजस्व वसूली और अन्य कार्यों को देखभाल करता है। रेवेन्यू वसूली, राजस्व वसूली और अन्य कार्यों को देखता है। राज्य में 2 मंडल हैं, गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल। गढ़वाल मंडल में 7 जिले हैं, कुमाऊं मंडल में 6 जिले हैं। आने वाले समय में इनकी संख्या बढ़ सकती है। ठीक है, तो जैसे कुमाऊं कमिश्नर आपको पता है कौन थे, अभी है मेरे ख्याल से दीपक रावत, सीनियर आईएएस हैं। वीडियोस देखते होंगे आप उनके, जगह जगह, है ना, डांटते रहते हैं लोगों को। ठीक है, तो गलत काम पे डांटते हैं, पेड़ कट गए कहीं पर तो डांटते हैं, है ना। चलो, जिले से नीचे उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में तहसील होती है। भाई क्या होती हैं? तहसील होती हैं। राज्य गठन के समय प्रदेश में कुल 49 तहसीलें थी। कितनी? अब उनकी संख्या बढ़ गई है। तो राज्य गठन के समय प्रदेश में 49 तहसीलें थी। कितनी? अब समझ रहे हो आप, जैसे गांव में हो गया पटवारी, क्या हो गया? जो प्रशासन में जो सबसे नीचे हो गया वो कौन हो गया? पटवारी। पटवारी बनेगा फिर कानून को बनेगा नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार बनेगा तहसीलदार। तो तहसीलों में कौन बैठ रहे हैं भाई? तहसीलदार का भी अपना एक कोर्ट होता है। तहसीलदार का पद इसीलिए अच्छा माना जाता है, उसके पास 2 पावर्स होती हैं। एक उसके पास प्रशासनिक पावर है, एक उसके पास जुडिशियल पावर है। क्या है? जब वो अपने कोर्ट में बैठता है तो उसके पास जुडिशियल पावर है, और वैसे उसके पास क्या है? ऐसे ही फिर तहसीलदार साहब जब होंगे तो उनके ऊपर कौन होंगे? एसडीएम साहब होंगे, परगना अधिकारी जो होंगे। एसडीएम के पास भी 2 पावर होंगे, एक प्रशासनिक होगी और एक क्या होगा? एसडीएम का अपना कोर्ट होगा, है ना। जो दीवानी, जो भूमि संबंधी विवाद मामले जो होंगे वो किसके पास जाएंगे? एसडीएम के पास जाएंगे। समझ में आया? इसलिए एसडीएम बनो। क्या बनो? पहले तो आईएएस बनो, और आईएएस नहीं बन पा रहे हो, दिक्कत हो रही है, तो कम से कम एसडीएम तो बनो भाई। चलो, सामान्य व राजस्व प्रशासन की तरह विकास प्रशासन के भी अपने स्तर हैं। इसमें सबसे ऊपर राज्य स्तर, फिर जिला स्तर और फिर सबसे नीचे ब्लॉक स्तर होता है। अब अगला बता दूं, महाधिवक्ता। आर्टिकल 165 में भाई राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राज्यपाल के द्वारा होती है। अवधि नियत नहीं होती है। ठीक है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है कौन? महाधिवक्ता। महाधिवक्ता किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इस पद पर नियुक्त होने के लिए क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। 10 वर्ष से अधिक समय तक न्यायिक कार्य से जुड़ा हुआ होना चाहिए। एडवोकेट होते हैं दरअसल ये हाई कोर्ट में। क्या होते हैं? 10 साल तक आपने एडवोकेट के अधिवक्ता के रूप में काम किया, अधिवक्ता बोलते हैं एडवोकेट। अब उनमें जो सरकार ने जैसे चुन लिया वो हो गया महाधिवक्ता। क्या हो गया? महाधिवक्ता। ठीक है, तो 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता का अगर उन्होंने कार्य किया है, अगर वो भारत के नागरिक हैं, तो राज्यपाल उनमें से किसी एक को क्या कर सकता है? महाधिवक्ता आर्टिकल 165 का प्रयोग करके महाधिवक्ता की नियुक्ति कर सकता है। विधि विषयों पर राज्यपाल को सलाह देता है कौन? महाधिवक्ता। जो सूर्यनारायण बाबुलकर जी हैं वो राज्यपाल को विधि विषयों पर क्या देंगे? सलाह देंगे। राज्यपाल द्वारा सौंपे गए विधि संबंधी कार्यों का संपादन करता है। राज्यपाल ने जो काम विधि संबंधी जो कार्य सौंपेंगे उनका कार्य करेंगे। वह सदन की बैठकों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पावर है इनके पास कि ये क्या विधानसभा के किसी भी क्या सदन में, मतलब अब एक ही सदन है हमारा तो विधानसभा ही बोलेंगे। विधानसभा की किसी भी बैठक में क्या कर सकते हैं? भाग ले सकते हैं, ये बोल भी सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते। ये इनका विशेष अधिकार है। ऐसे ही हम महान्यायवादी का भी पढ़ते हैं केंद्र में, कि केंद्र में जब हम पढ़ते हैं तो उनकी 2 पावर्स पढ़ते हैं। एक, संसद के किसी भी सदन की किसी भी कार्यवाहियों में क्या कर सकते हैं? भाग ले सकते हैं, बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, वोट नहीं कर सकते। संसद की किसी भी कमिटी में जिनमें उनका नाम दिया गया होगा उसमें भी क्या कर सकते हैं? बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, वोट नहीं कर सकते। और दूसरा, देश के सभी न्यायालयों की क्या कर सकते हैं? सुनवाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकते हैं कौन? महान्यायवादी। ऐसे ही आपका क्या हो गया? एडवोकेट जनरल का हो गया। राज्य के सभी न्यायालयों में सुनवाई कर सकते हैं और सदन विधानसभा की किसी भी बैठक में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं और मतदान कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया भाई? मतदान नहीं कर सकते, बोल सकते हैं, बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते। तो मतदान नहीं कर सकते में ज्यादा जोड़ देना। इतना क्लियर हो गया?
उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा विधानमंडल, वो अगले वीडियो में समझाऊंगा।